मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत 21 जुलाई 2024 की रात की बात है। बांग्लादेश में एक पुल के नीचे एक लड़का बेहोशी की हालत में मिलता है। उस लड़के को उठाकर जब हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है तो उस लड़के ने कराहते हुए चीखते हुए बताया कि उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है, बहुत ज्यादा मारा गया है और उसे तब तक मारते रहे वो लोग जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। दरअसल जिन्होंने उसे मारा था, जिन्होंने उसे पीटा था, जिन्होंने उसकी ये हालत बनाई थी, वो लोग कह रहे थे कि इसको मार डालते हैं। इतने सारे लोग मर ही रहे हैं, एक और मर गया तो क्या ही फर्क पड़ सकता है। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों ने कहा कि अगर यह मर गया तो देश में बवाल मच जाएगा। वो जिंदा था तब बवाल मच गया, वह मर जाता तो शायद इतना बवाल नहीं मचता। न केवल उसकी वजह से सरकार गिर जाती है, बल्कि इस सरकार के गिरने के पीछे की जो वजह थी वो पूरी दुनिया में इसकी गूंज फैल जाती है। फिलहाल बांग्लादेश की संसद में बांग्लादेश की संसद भी भंग हो चुकी है। शेख हसीना इस्तीफा देकर के दूसरे देशों में शरण मांगने की कोशिश कर रहे हैं और एक नई सरकार यानी कि अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। और जब गठन होता है तो 17 लोगों को चुना जाता है। पूरे मंत्रिमंडल में 17 लोग थे और पुल के नीचे जो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था वो लड़का वो भी उन 17 लोगों में शामिल हो जाता है। यानी कि मंत्रिमंडल में उसे भी कोई ना कोई पोस्ट मिल जाता है। यानी कि उसकी किस्मत कुछ इस तरह से जगेगी, उस लड़के ने भी शायद नहीं सोचा था। और पूरी दुनिया में जब उसका मैसेज जाता है तो पूरी दुनिया में इस बात को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। आखिरकार आज की कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि यह कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है और यह लड़का कौन था और किसने ये पूरी सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हमारे देश के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। दरअसल बांग्लादेश में इन दिनों बवाल मचा हुआ है और जब से बवाल मचा है तो चारों तरफ एक ही आवाज सुनने को मिल रही है, खासकर मीडिया के अंदर की। वहां पर मंदिरों को और हिंदुओं के घरों को, उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लगभग 27 जिलों में 24 घंटे में बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाया गया है। कई मंदिरों को तोड़ा गया तो कई अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर उसके साथ मारपीट की जा रही है। उनकी संपत्ति को लूटा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कि शेख हसीना के उस सरकारी आवास में जहां क्या उसकी कीमती सामान रखे हुए थे। उनकी कीमती कपड़े हो या फिर उनकी कीमती बहुत सारी चीजें, उनको छीना गया। उनको फिर दुनिया में उसकी रुसवाई की गई। सोशल मीडिया पर वह सब चीजें वायरल भी हो जाती है। हालांकि सब कुछ सामान्य होने की स्थिति में जब आता है तो एक व्यक्ति जो कि बताया जाता है विदेश में होता है, उसे इनवाइट किया जाता है कि आप आइए और आप आने के बाद इसके अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका निभाइए। उनका नाम होता है मोहम्मद यूनुस, जिसकी कहानी मैंने आपको कल ही सुना चुका हूँ। किस तरह से उसने 500 रुपये की मदद करने के बाद उस व्यक्ति को जो आज अंतिम सरकार के जो प्रमुख चुना जाता है, उन्होंने मीडिया में अपना बयान दिया और वो कहते हैं कि अगर मुझे अपने देश का नेतृत्व करने का भरोसा देते हो तो पहला कदम यह है कि लोगों पर, खासकर अल्पसंख्यकों पर सभी हमले बंद किए जाए। यानी कि जो हिंदुओं पर है वहां पर उन पर जो हमले हो रहे हैं उन हमलों को हर हाल में बंद कर देना चाहिए। इसके बिना मेरे प्रयास बेकार हैं और बेहतर होगा कि मैं पद छोड़ दूं। यानी कि उस व्यक्ति को साल 2007 में, जो कि वहां की सेना होती है, सेना ने ऑफर दिया था, खुला ऑफर, कि आप देश पर राज कीजिए क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन उस व्यक्ति को जब दूसरी बार मौका दिया जाता है तो दूसरी बार मौका मिलने के बाद वो व्यक्ति साफ साफ कहता है कि अगर किसी भी हिंदू पर हमला होता है तो वो इस पद से इस्तीफा दे देंगे। अब वो बांग्लादेश की जो नई अंतरिम सरकार है उसके मुख्य सलाहकार हैं। आखिरकार कहानी कहां से शुरू होती है, इसी पर चर्चा करते हैं। 26 मार्च 1971 की यह बात है जब पूर्वी पाकिस्तान यानी कि उस पर पाकिस्तान का कब्जा हुआ करता था और वही राज किया करता था पाकिस्तान। लेकिन देश में आंदोलन चल रहा था और आंदोलन चलते चलते इसको 26 मार्च 1971 को आजादी का तगमा मिल जाता है, यानी कि बांग्लादेश आजाद हो जाता है और इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान से बदल करके बांग्लादेश रख दिया जाता है। और जो बांग्लादेश रखा जाता है
तो सरकार अपना काम करना शुरू कर देती है। जिस तरह से संसद में बैठकर नए नए कानून बनाए जाते हैं, तो जो भी छोटी मोटी कानूनें थी वो बन जाता है। साल 1972 में जिन्होंने देश की आजादी में हिस्सा लिया था, उनके परिवार वालों को, उनसे जुड़े हुए लोगों को नौकरियां, सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि देश को आजाद कराने में उनकी अहम भूमिका रही है। किसी को इस बात पर ऐतराज नहीं होता है और यह मामला आगे चलने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे विरोध में स्वर भी उठने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि इनके परिवार के लोगों को मिला है, अब उनके पोती पोती या उनसे भी जुड़े लोगों को यह लाभ मिलता रहेगा। आरक्षण में आरक्षण में कोटे में तो इस तरह पर खत्म होना चाहिए, इस तरह की चीजें। और इस पर समय समय पर विरोध प्रदर्शन वगैरह होते रहते थे। होते होते साल 2018 आता है, और जब साल 2018 आता है तो इस आरक्षण की नीति को सरकार भंग कर देती है, खत्म कर देती है। लेकिन मामला फिर कोर्ट में चले जाता है, और कोर्ट में जाता है तो जून 2024 में हाई कोर्ट इस आरक्षण को पुनः बहाल कर देते हैं। यानी कि जो भी देश में आंदोलन हुआ था आजाद कराने के लिए, उनके परिवार वालों को, उनसे जुड़े हुए लोगों को, उनके करीबियों को 30% आरक्षण की जो बात थी वो पुनः बहाल हो जाती है। तो उसके बाद फिर बवाल मचना शुरू हो जाता है। अब जगह जगह देश भर में यह जून 2024 के बाद में जो धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है, और धरना प्रदर्शन कुछ इस तरह से होता रहता है कि 15 जुलाई 2024 तक की धरना प्रदर्शन की जो रफ्तार थी वो बहुत तेज आगे बढ़ने लगती है। ढाका यूनिवर्सिटी की बात है। ढाका यूनिवर्सिटी दो हिस्से में बढ़ जाती है, और एक हिस्सा अवामी लीग यानी कि जो शेख हसीना की पार्टी होती है, उससे समर्थित जो भी छात्र होते हैं वो कहीं ना कहीं इस आरक्षण के पक्ष में होते हैं। सरकार जैसा चाहती है वैसी सरकार की बोली बोल रहे थे। लेकिन छात्रों को इस बात पर गुस्सा आने लगता है, और जब छात्रों को गुस्सा आने लगता है तो यहाँ पर कुछ 15 जुलाई 2024 को मारपीट की स्थिति पैदा हो जाती है। छात्रों की दो गुट जब आपस में भिड़ जाते हैं तो 100 से ज्यादा छात्र गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। एक तरफ तो पूरे देश में हंगामा चल रहा था आरक्षण को लेकर के, तो एक तरफ ढाका की यूनिवर्सिटी के अंदर दो गुटों छात्रों में भिड़ जाते हैं। 100 से ज्यादा छात्र घायल हो जाते हैं। अगला दिन आता है, और अगले दिन के बाद और ज्यादा बवाल मच जाता है, और 19 जुलाई 2024 को 6 लोगों की हत्या हो जाती है। यानी कि 6 लोग विरोध प्रदर्शन की वजह से मारे जाते हैं। अब ये स्थिति और ज्यादा भयानक होना शुरू हो जाती है। 19 जुलाई आती है, और 19 जुलाई आने के बाद फिर 67 लोग मारे जाते हैं। यानी कि घायलों की संख्या तो लगातार बढ़ ही रही थी, लेकिन मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ ही रही थी। और इसी आंदोलन ने 3 लोगों का नाम बड़ी तेजी के साथ आने लगता है। पहला नाम होता है आरिफ महमूद, और नाहिद इस्लाम, और तीसरा अबू बकर मजूमदार। ये तीनों प्रमुख थे। हालांकि और भी छात्र छात्राएं वगैरह प्रदर्शन कर रहे थे, बहुत सारे आम लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इनका नाम कुछ तेजी से जब सामने आने लगता है तो 20 जुलाई 2024 को हॉस्टल से इन जो छात्र होते हैं तीनों ने गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जिसमें नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार, इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद खासकर नाहिद इस्लाम के साथ कुछ इस तरह से मारपीट की जाती है कि उसे लोहे की रॉड से तब तक मारा जाता है जब तक उसे वो बेहोश नहीं हो जाता। एक ही मांग थी कि जो भी हो रहा है इसको जितनी जल्दी हो सकता है तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए, क्योंकि पुलिस वही भाषा बोलती है जो सरकार बोलती है, जो सरकार बुलवाना चाहती है। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि यह मामला कोर्ट में इसलिए जानबूझकर भेजा जाता है ताकि पब्लिक में विरोध न हो सके, क्योंकि अगर कोर्ट के विरोध में बोलता है तो यह कोर्ट की अमानना, एक तरह से उल्लंघना की मानी जाएगी। लेकिन सरकार ने अपने मेन वाले जो उनकी गुट थी वो कोर्ट के हिस्से में डालकर कहीं ना कहीं जनता को शांत करने की कोशिश में लगी थी। लेकिन छात्रों ने जो भी कोर्ट में विरोध प्रदर्शन की जो भी जाना पसंद किया, और वो कोर्ट में चले जाते। और इस लड़के को जब मारा पीटा जाता है तो फिर उसके बाद इसे बेहोशी की हालत में एक पुल के नीचे फेंक दिया जाता है, यह सोचकर कि अब ये इतनी बुरी तरह से डर गया है कि शायद अब आगे विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा। लेकिन जो प्रदर्शन की रफ्तार थी वो लगातार आगे बढ़ती चली जाती है, और प्रदर्शन अब आगे बढ़ता है तो ये पिटाई के बावजूद भी प्रदर्शन की अगुवाई के लिए ये पहुंच जाता है। हालांकि कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है तो बड़ी संख्या में छात्रों का हॉस्पिटल के अंदर ही जमघट लगना शुरू हो जाता है। छात्र छात्राएं हॉस्पिटल आ रहे थे, और बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में आ रहे थे। खुफिया विभाग को यह सूचना मिलती है कि वह छात्र फिर से आगे अपने अपने काम के लिए और धरना प्रदर्शन के लिए एक्टिव हो रहे हैं।
इसीलिए जरूरी है कि उन लड़कों को शांत किया जाए। 26 जुलाई 2024 को फिर से उन छात्र सहित उनके दोस्त होते हैं जो नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद, अबू बकर मजूमदार, इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है हॉस्पिटल से ही। और गिरफ्तार करने के बाद उनकी कोशिश थी यह कि अगर पुलिस की कस्टडी में होंगे तो शायद मामला पूरी तरह से शांत हो जाएगा, लेकिन मामला शांत नहीं हो रहा था, बल्कि मामला लगातार आगे ही बढ़ रहा था। अगर हम नाहिद इस्लाम की बात करें तो नाहिद इस्लाम की जो उम्र है फिलहाल 26 साल के आसपास है। वो समाज शास्त्र के स्टूडेंट होते हैं और इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे के रूप में यह मशहूर हो रहे हैं। इनके पिता शिक्षक होते हैं और माँ इनकी हाउसवाइफ होती है। हालांकि ये शादीशुदा होते हैं और इनका एक छोटा भाई भी होता है। अगर हम बात करें आसिफ महमूद की तो ये कोमिला एक जगह लगती है, वहां के रहने वाले होते हैं। भाषा विज्ञान में ये मास्टर की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं और साथ ही अबू बकर मजूमदार जो होते हैं वो भूगोल के स्टूडेंट होते हैं। और यह जो धरना प्रदर्शन में लगातार यह अगुवाई कर रहे थे, तो अब इनको एक बार फिर से छोड़ दिया जाता है। यानी कि 29 जुलाई 2024 को इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उस वीडियो के माध्यम से यह बताया जाता है कि भाई लोग, जितने भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उस प्रदर्शन को बिल्कुल बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारे देश की संपत्ति को, हमारे देश की सरकार को, हमारे देश के आवाम को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और अब इन छात्रों को जब यह वीडियो वायरल होने लगता है तो एक तरह से यह मामला बिल्कुल ठंडे बस्ते की तरफ जाने लगता है, शांत होने लगता है। तो लोगों के दिमाग में भी आने लगता है कि हाँ, बात तो सही कर रहे हैं। लेकिन 3-4 दिन के बाद यानी कि 4 अगस्त 2024 को एक वीडियो फिर से वायरल होता है। उस वीडियो में फिर नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और यह आवाज लगाते हैं, कहते हैं कि हमें बहुत टॉर्चर किया गया है, फिर कहलाया गया है कि वीडियो बनाओ और वीडियो बनाने के बाद कहो कि इस धरना प्रदर्शन को पूरी तरीके से शांत कर दीजिए, नहीं तो फिर तुम्हें, तुम्हारे परिवार के लोगों को बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये लोग डर जाते हैं और पुलिस की कस्टडी में रहते हुए ये वीडियो बना देते हैं। और जब पुलिस से आजाद होते हैं तो एक वीडियो और बनाते हैं और उन वीडियो में एक संदेश देते हैं उनके खिलाफ जो भी उनके साथ जेल में हुई थी, उन सारी चीजों का एक मैसेज बना के एक वीडियो बनाया जाता है और उस वीडियो को फिर सोशल मीडिया पर हर एक छात्रों तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि लाठियां जो भी हम लोग बंदूक उठाएंगे, अगर ये चीजें हमारी बात को नहीं मानी गई तो फिलहाल तो हम लोग बात से ही अपना काम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन लाठियां और बंदूक अगर उसको उठाने की जरूरत हो तो भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और शेख हसीना को कहा गया कि तुम देश को गृह युद्ध की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रही हो। हमारी तुमसे 2 शर्तें हैं। पहला यह कि संसद को भंग किया जाए, दूसरा यह शेख हसीना कि तुम इस पद से इस्तीफा दे करके अब यहाँ से अलग हट जाओ। और साथ ही एक और चेतावनी दी जाती है आर्मी चीफ को। उनसे कहा जाता है कि अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि शेख हसीना पद से इस्तीफा देंगी और आप इस देश पर राजस करेंगे तो ये गलतफहमी मत पालना। आर्मी भी इस देश पर राज नहीं करेगी, लेकिन राज करने का अगर नाम आता है तो जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है उसके तहत वो बात करते हैं। लेकिन वो आर्मी के लिए और शेख हसीना के लिए तो बिल्कुल खास करके तैयार नहीं होते हैं। और इसके बाद जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो 4 और 5 अगस्त में बड़ी संख्या में लोगों का जमघट अब शेख हसीना के सरकारी आवास जो होता है उसकी तरफ रुख करते हैं। लाखों की संख्या में लोग होते हैं। अब ऐसी स्थिति में आर्मी चीफ शेख हसीना को 45 मिनट का समय देकर के उनसे कहा जाता है कि आप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो ये लोग आपको नुकसान पहुंचा देंगे। और वाकई सचमुच नुकसान पहुंचा देते अगर उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता तो। यूपी का गाजियाबाद एक जगह लगती है, जिला है, उसके पास हिंडन एयरवेज है, वहां पर जाकर के वो लैंड करती है हेलीकॉप्टर और उसके बाद वो इंडिया में शरण लेती है। हालांकि दुनिया भर में वो अभी मदद मांग रही है कि आप मुझे अपने यहाँ पर शरण दे दीजिए, लेकिन कोई ना मुस्लिम कंट्री, ना लंदन, ना अमेरिका, कोई भी शायद उन्हें अपने यहाँ आसरा नहीं देता है। ऐसी बात चलती है, एक तरफ यह चल रही है थी, दूसरी तरफ लगातार बताया जाता है कि 23 दिन के अंदर 560 लोगों की मौत हो जाती है, हजारों की संख्या में लोग घायल हो जाते हैं। और जब यह लगातार मारकाट चल रही थी, मारकाट के दौरान ही शेख हसीना भी यहाँ से चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में मामला शांत जरूर होता है। शांत होने के बावजूद भी कुछ उपद्रवियों ने, कुछ अराजक तबके के लोगों ने ये जो अल्पसंख्यक होते हैं इनको निशाना बनाना शुरू कर दिया। हालांकि यह बताया जाता है कि जब यह धरना प्रदर्शन चल रहा था तो शेख हसीना ने धरना प्रदर्शन वालों को आतंकवादी घोषित कर दिया कि तुम आतंकवादी हो, तुम रजाकार हो। रजाकार यानी कि उन्हें कहते हैं जो आजादी की लड़ाई में जो पाकिस्तान के साथ थे उनका समर्थन कर रहे थे।
शायद उनको गद्दारी की श्रेणी में लिखा जाता है और इन्हीं लोगों के जो आरक्षण विरोधी में प्रदर्शन कर रहे थे उनको उसमें शामिल कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में एक तरफ जो बवाल मचता है तो जो विरोध उठता है तो शेख हसीना की तरफ चला जाता है, और दूसरा जो विरोध था वो जो कुछ अराजक तत्व के लोग थे वो मंदिरों को निशाना बनाते हैं, हिंदुओं को निशाना बनाते हैं, और इसी बीच में एक अंतरिम सरकार की भंग करने चलने लगती है। जो यहाँ के चीफ होते हैं आर्मी वाले, एक ऐसे व्यक्ति का नाम सुझाव देते हैं जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, जिसका नाम मोहम्मद यूनुस होता है, जिसकी कहानी मैंने आपको कल की वीडियोज में सुनाया हुआ है। उसके बाद कहा यह जाता है कि यूनुस विदेश में थे, लेकिन क्योंकि देश में रहते उन्होंने कई बैंक खोले, करोड़ों लोगों की मदद की, और उनका जो चेहरा था एक सोशल वर्क के रूप में, एक बैंकर के रूप में, करोड़ों लोगों की मदद करने के रूप में शामिल था। जब उसको बुलाया जाता है तो वो साफ साफ कहते हैं कि मैं आ तो जाऊंगा लेकिन एक शर्त पे आऊंगा कि जिस तरह से अब शंकर को निशाना बनाया जा रहा है, यदि उसे निशाना बनाना आप नहीं छोड़ेंगे तो शायद आप छोड़ देंगे तो शायद मैं आ जाऊंगा, यदि बनाते रहे तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। अब ऐसी स्थिति में यह भारत के लिए भी एक वाकई खुशखबरी की बात है कि एक तरफ पूरे भारत में चिंता हो रही थी अल्पसंख्यकों को लेकर के, हिंदुओं को लेकर के, कि जिस तरह से यह मुख्य सलाहकार के रूप में एक तरह से प्रधानमंत्री की जितनी इस व्यक्ति को यानी कि मोहम्मद यूनुस को शक्तियां और ताकत मिल जाती है। जब यह 8 अगस्त 2024 की रात को शपथ ग्रहण ले रहे थे तो इसी बीच में एक एक 11 और इनकी जो कैबिनेट में शामिल होने वाले लोग थे उनमें से 17 कैबिनेट में शामिल होने वाले लोगों में वो 2 छात्र भी शामिल होते हैं जो आंदोलन के मुख्य चेहरे थे, मुख्य रूप थे, जिसमें नाहिद इस्लाम होता है जो पुल के नीचे बेहोशी की हालत में मिला था और इसको भी कैबिनेट में शामिल किया जाता है, और साथ ही जो आसिफ महमूद होते हैं उनको भी कैबिनेट के बैठक में उनको शामिल किया जाता है। 17 लोगों में यह कहते हुए कि युवाओं को भी अवसर दिया दिया जाना चाहिए, क्योंकि युवाओं की वजह से जब देश की तस्वीर बदल रही है तो आगे भविष्य में क्या होगा, यदि क्या होगा क्या नहीं होगा यह तो भविष्य तय करेगा। लेकिन जिस तरह से एक पॉजिटिव रुख के साथ यह मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं जैसे भारत के 1971 से लेकर के आज तक के संबंध अच्छे बताए जा रहे हैं बांग्लादेश के प्रति। यदि सरकार इसी राह पर चली तो शायद भारत से आगे भी अच्छे संबंध रहेंगे। ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी, कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कहानी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी और कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।